नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में आज का जो टॉपिक है वो प्रवाल जीव है। ठीक है, प्रवाल भित्ति और प्रवाल जीव को जैसे कि समुद्री जीव भी कहते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म। तो इस पर आज चर्चा करनी है मुझे, क्योंकि पिछला पार्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था। आपने ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड एंड ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड अर्थात अंडमान द्वीप समूह अलग पढ़ा, निकोबार द्वीप समूह अलग पढ़ा। साथ ही हमने लास्ट में जो निकोबार वाला पार्ट था उसमें हमने करीब 15 से 20 अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने बताया। उसको आपने अपनी नोट्स पर इंक्लूड किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं। क्योंकि टॉपिक होना था हमारा लक्षद्वीप का, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं तट से दूर स्थित द्वीप। तट से दूर स्थित द्वीप दो तरह के पढ़ने थे, एक तो बे ऑफ बंगाल में जो है और दूसरा अरेबियन सी अर्थात बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में लक्षद्वीप। चूंकि दोस्तों लक्षद्वीप का संबंध प्रवाल से है, तो प्रवाल से है यदि लक्षद्वीप का संबंध, तो उचित यही होगा कि सबसे पहले आप प्रवाल को जानें। प्रश्न यहां से भी बनते हैं, बने हैं, बनेंगे, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। चूंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं तो आपको यह सूचना तो मिली गई होगी कि इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस वर्ष 2021 में 2 परीक्षाएं आयोजित होंगी। 2 परीक्षाएं अर्थात एमपीपीएससी 2 बार प्री का एग्जाम लेगी। एक तो पहले 4 अप्रैल को था, अब वो बढ़कर डेट हो गई है 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को होगा 2020 की पीएससी का एग्जाम, और साथ ही 2021 के पीएससी का एग्जाम होगा अगस्त में। इस प्रकार आपको 2 अवसर मिलेंगे। यदि किसी कारणवश अप्रैल में यदि आपका अप्रैल वाले एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, तो दूसरा अवसर जस्ट उसके 3 मंथ बाद, 3 महीने बाद आपको एक फिर अवसर मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दूसरा अवसर ना लेंगे, आप पहले अवसर में ही, पहले प्रयास में ही आप सफलता अर्जित कर लेंगे। और यदि आप पहले प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक बार प्रयास करने में शायद सफलता ना मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण बार बार किया गया प्रयास ही होता है। आप ज्ञान के महासागर हैं, आप ये सब इनसे परिचित हैं। आज बात करता हूं प्रवाल जीव की, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी भी आगामी वीडियोस होंगी उनका जो नोटिफिकेशन होगा तुरंत मिलेगा आपको। और जैसा कि आपको पता है इस वर्ष बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने को हैं, तो तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें मन लगाकर। सबसे पहले बात करूंगा प्रवाल जीव का। प्रवाल जीव दोस्तों समुद्री जीव होते हैं या कहें सागरीय जीव होते हैं। ये सागर पर इनका निवास होता है, समुद्रों में रहते हैं, अर्थात ये मरीन ऑर्गेनिज्म है जिनका मुख्य भोजन होता है चूना। जिनका मुख्य भोजन होता है चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का संबंध समुद्र में प्रवाल जीव से होता है, क्योंकि प्रवाल जीव ही जो मरीन ऑर्गेनिज्म है यही कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की सेल में रहते हैं, CaCO3, ठीक है। और इनका मुख्य भोजन चूना है। कि जैसे समुद्र में एक स्थान पर, समुद्र में सपोज दैट ये समुद्र है, यहां पर किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर असंख्य प्रवाल एक समूह में रहते हैं, एक समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर रहते हैं एवं अपने चारों ओर चूने की खोल बना लेते हैं। अपने चारों ओर चूने की खोल बना लेते हैं। लिखा भी है, इन्यूमरेबल कोरल लाइव इन अ ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म लाइम सेल अराउंड इट। ठीक, अपने चारों ओर किसी एक स्थान पर बहुत सारे असंख्य प्रवाल निवास करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने के क्रम में वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर क्या कर लेते हैं, खोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, खोल, लाइम सेल, चूने की खोल बना लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद प्रवाल मर जाते हैं। प्रवाल मर जाते हैं। जैसे ही प्रवाल मरते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए खोल के ऊपर, उनके द्वारा बनाए गए, जैसे मान लीजिए यहां पे एक प्रवाल है, ये प्रवाल है, यहां पे उसने खोल बना ली, तो क्या होता है, जैसे ये प्रवाल मरते हैं तो इनके ऊपर दूसरे प्रवाल आ जाते हैं। इनके खोल के ऊपर, इनके द्वारा बनाए गए जो सेल है, खोल है चूने की, लाइम की, इसके ऊपर दूसरे प्रवाल आते हैं, या कहें दूसरे प्रवालों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और वो
इस खोल के ऊपर, इस सेल के ऊपर अपनी सेल, अपनी खोल चूने की बनाने लगते हैं। इस क्रिया के कारण दोस्तों एक लंबे समय तक, इस क्रिया के कारण एक लंबे समय तक निरंतर प्रवालों के जमाव के कारण, निरंतर प्रवालों के जमाव के कारण एक विस्तृत भित्ति, एक विस्तृत भित्ति या कहें भित्ति को इंग्लिश में रीफ, ठीक है, रीफ बन जाती है। एक प्रवाल भित्ति, सॉरी, एक रीफ बन जाती है, एक भित्ति बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति या कहें कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, लिखा भी है ऑन अमाउंट ऑफ प्रोलॉन्ग कंटिन्यूअस कोरोलरी एक्यूमुलेशन द वाइड रीफ इज फॉर्म्ड। ठीक है, निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहां पे पहले खोल बना, यहां पे प्रवाल जीवों ने अपनी भित्ति बनाई, एक चूने की खोल बनाई, वो मरे, दूसरे आए उनके ऊपर, उन्होंने भी एक खोल बनाई, सेल बनाया, फिर वो मरे। ये क्रम चलता रहता है और ये सेल बनती जाती है, ये सेल बनती जाती है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रक्रिया चलती जाती है तो इस तरह क्या होता है, एक बहुत बड़ी भित्ति का निर्माण होता है, एक रीफ का निर्माण होता है जिसे संज्ञा दी जाती है कोरल रीफ की। आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। प्रवाल भित्तियों का जो विकास होता है, जो विकास होता है और उत्पत्ति होती है वो कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप होती है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं विकास कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होती है, अर्थात कोरल रीफ ओरिजिनेट एंड डेवलप अंडर सर्टेन जियोग्राफिकल कंडीशन। वो कौन कौन सी ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन है, कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कोरल रीफ की उत्पत्ति एवं उनके विकास में सहयोग प्रदान करती है। इस क्रम में सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, सागरीय जल का तापमान, नोट्स पर लिखते जाएंगे। वीडियो को यदि लाइक नहीं किए तो साथ में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, सागरीय जल का तापमान, ठीक है, यह निर्भर करता है कोरल रीफ के उत्पत्ति एवं विकास में। ठीक है, ओरिजिनेट एंड डेवलपमेंट में यह इस रोल प्ले करता है। कैसे? सबसे बड़ी चीज, जो टेम्परेचर होना चाहिए सागरीय जल का, ओशियन वाटर का, वो होना चाहिए 20 to 30 डिग्री होना चाहिए। क्या? ओशियन वाटर का टेम्परेचर, ये हमेशा याद रखिए कोरल रीफ के उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में। और ये जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, मोस्टली आप देखेंगे ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, अर्थात ट्रॉपिकल जोन में या कहें गर्म समुद्र में। अब मैंने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या कहें ट्रॉपिकल जोन क्यों बोला और साथ में गर्म क्षेत्र भी बोल रहा हूं? तो आपको मैंने अक्षांश रेखा जब पढ़ाया हूं, जब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आप पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने बताया था टेम्परेचर जोन्स, अर्थात ताप कटिबंधीय क्षेत्र मैंने पढ़ाए थे। जो ताप कटिबंध थे वहां पर मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, के बीच का क्षेत्र कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन। वहां पर दोस्तों क्या होता है, सूर्य की किरणें, जो सनरेज होती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उस स्थान पर। वर्ष में 2 बार ऐसी घटना होती है वहां पे, याद रखिए, वर्ष में 2 बार सूर्य वहां पर पहुंचता है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं उस एरिया पर। किस एरिया पर? जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है, इनके बीच में जो सन रेज होती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिससे वर्ष भर वहां का तापमान, वहां का टेम्परेचर हाई रहता है, उच्च रहता है। इस कारण उस एरिया में जो समुद्र होता है वो लगातार गर्म रहता है और टेम्परेचर लगभग इतना माना जाता है, जो कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए, प्रवाल भित्तियों के विकास के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए कोरल रीफ यहां पर पाए जाते हैं गर्म समुद्र में, और गर्म समुद्र होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मोस्टली ट्रॉपिकल जोन्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इसलिए यहां का जो टेम्परेचर होता है, ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है, वो वर्ष भर क्या होता है, हाई रहता है। ठीक है, जैसे मिनिकॉय द्वीप हो गए एग्जाम्पल, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बताए? यहीं पर कोरल रीफ का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं जो इनकी स्थिति है वो विषुवत के नजदीक है। जो मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप है और मालदीव जो कंट्री है, ये भी कोरल रीफ से बनी है, प्रवालों से बनी हुई है, बना है। और याद रखें हमेशा कि इनकी जो स्थिति है वो विषुवत वृत्त के बहुत ज्यादा पास में है, अर्थात नियर द इक्वेटोरियल सर्कल।
ठीक है, जो आपने विषुवत वृत्त पढ़ा है, जिसे इक्वेटर सर्कल भी कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस भी कहते हैं। बहुत सारी, आपको यदि पढ़ना है तो आप जाए टेम्परेचर जोन्स पर, ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने कहा है तो इनकी स्थिति क्या है, इक्वेटोरियल सर्कल के पास है, भूमध्य रेखा या कहें विषुवत वृत्त के पास है। पास होने के कारण आपको अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई है तो यहाँ गर्म पानी होगा, समुद्र गर्म होगा, समुद्र गर्म होगा तो इनके विकास के लिए, कोरल रीफ के डेवलपमेंट एंड ओरिजिन के लिए पर्याप्त माना जाता है, ये कारण है, ठीक है। और याद रखिए जो प्रवाल होते हैं दोस्तों, ये सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता मोस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र कौन होते हैं? ऑप्शन में हो, मान लीजिए प्रवाल की जगह लिखा हो गर्म समुद्र, ठंडे समुद्र, या कहें ए एंड बी बोथ, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा गर्म समुद्र। इसकी जगह दे कोरल प्रवाल, तो याद रखिए प्रवाल सबसे ज्यादा। प्रवाल की जगह यदि तीसरा प्रश्न तीसरे टाइप का दे, टेम्परेचर जोन से रिलेटेड पूछे, कोल्ड जोन में होता है, या बोले ट्रॉपिकल जोन में होता है, या बोले सब ट्रॉपिकल जोन में, अर्थात शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उप उष्ण, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, तो उसमें आपका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात ट्रॉपिकल जोन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो कैसे भी प्रश्न पूछेगा आप उत्तर दे पाएंगे, उत्तर दे पाने में समर्थ होंगे यदि आप इसी प्रकार अध्ययन करते होंगे तो, और उम्मीद है आप करेंगे, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है भौगोलिक परिस्थिति, जियोग्राफिकल कंडीशन, वो है डेप्थ ऑफ सी, सागर की गहराई। सागर की गहराई भी दोस्तों डिपेंड करती है प्रवालों के विकास के लिए, प्रवालों की उत्पत्ति के लिए। क्लियर है ये चीज? चलिए इसको जानिए कैसे। दोस्तों जो समुद्र की गहराई होनी चाहिए प्रवालों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो होनी चाहिए 30 to 50 फैदम, 30 से 50 फैदम समुद्र की गहराई होनी चाहिए। समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है? फैदम में मापी जाती है। समुद्र की गहराई डेप्थ ऑफ सी फैदम से मापी जाती है, जबकि समुद्र में दूरी जो होती है वो समुद्री मील अर्थात नॉटिकल मील से मापी जाती है। जबकि हम जो हमारी जो गाड़ियों की दूरी मापते हैं रोड की, वो किलोमीटर मीटर इसमें मापते हैं, जबकि समुद्री दूरी जो होती है, समुद्र में जो दूरी होती है वो दोस्तों मापी जाती है मील से, नॉटिकल मील से, ठीक है। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर होता है? कमेंट करके उत्तर दें जरा, ठीक है। उत्तर दिया करें, उत्तर देने में आपको कुछ नहीं चला जाएगा, बल्कि एक पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समुद्र की गहराई कैसे संबंध रखती है प्रवालों के विकास से? देखिए जरा, जो प्रवाल होते हैं वो हमेशा ये आपको याद रखना है कि ये गहरे समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं। जो गहरा समुद्र होगा जहां, वहां पर प्रवालों का विकास नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो प्रश्न उठता है तो फिर कहां होता है? तो याद रखना होगा कि गहरे समुद्रों में नहीं, छिछले समुद्रों में होता है। कैसा समुद्र? जहां पर गहराई कम होती है, अर्थात छिछला हुआ समुद्र होता है। और इस प्रकार का समुद्र कहां पाया जाता है? जो छिछला होता है, कम गहराई होती है, वो मोस्टली तटों के पास, जो कोस्ट होते हैं उनके पास, जो उसके जो नजदीक समुद्र का भाग होता है, वहां पर समुद्र की गहराई कम होती है, समुद्र छिछला होता है, और यहां पर जो है कोरल का विकास, प्रवालों का विकास होता है, उत्पत्ति होती है। अच्छा, पहचान कैसे होती है कि समुद्र छिछला है, कम गहरा है? तो याद रखिए, जहां पर समुद्र कम गहरा होता है वहां पर समुद्र का जो रंग होता है वो हल्का सफेद होता है, ठीक है। तो सफेद, समुद्र का सफेद रंग क्या परिचायक है, किसका द्योतक है? समुद्र की कम गहराई का, ठीक है। समुद्र की कम गहराई होती है, ऐसा जब कलर डिनोट करता है, जब सफेद रंग होता है, हल्का सफेद रंग समुद्र के पानी का। तो प्रवालों के विकास के लिए सूर्य के जो प्रकाश होता है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो इसलिए दूसरा कारण बन रहा है ये। पहला तो गहराई नहीं होनी चाहिए। गहराई इसलिए क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश होता है वो लगभग 30 से 50 फैदम तक हाई रहता है,
ठीक है, कैसा होता है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में इतनी दूरी तक समुद्र में जाता है, इसलिए समुद्र में इतनी दूरी तक प्रवालों का विकास संभव हो पाता है। ठीक है, प्रवालों का जो कोरल होता है उनका डेवलपमेंट 30 to 50 फैथम समुद्र की गहराई इतनी होनी चाहिए यहां पर होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर पर्याप्त मात्रा में यहां तक होता है। उसके नीचे जब जाएंगे तो गहराई बढ़ेगी, सूर्य के प्रकाश में कमी आएगी, सनलाइट में कमी आएगी, प्रवालों का विकास कम होता जाएगा। छिछला समुद्र अर्थात सैलो सी नियर द कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, सागरीय जल की लवणता, कितना खारा होना चाहिए पानी, यह याद रखना है। लवण मतलब खारापन। ठीक है, वो होनी चाहिए 27 से लेकर 40%, 27 से लेकर 40%, 27% टू 40% सैलिनिटी होनी चाहिए, लवणता होनी चाहिए, खारापन। ठीक है, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्या दुश्मनी है कोरल की खारेपन से, वो देख लेते हैं जरा। तो इतने परसेंट जो है लवणता सैलिनिटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्रवाल जीव जो होते हैं, जो कोरल होते हैं, उनकी उत्पत्ति में वृद्धि होती है, उनके विकास में वृद्धि होती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेश वाटर, ताजा जल। कैसा वाटर, फ्रेश वाटर। कैसे, क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है दोस्तों उसमें सैलिनिटी कम होती है, जो ताजा जल होता है उसमें लवणता कम होती है, खारापन कम होता है। और याद रखें, जिस भी समुद्र में ताजे जल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ताजे जल की मात्रा अधिक होगी, वहां पर उस समुद्र में लवणता कम होती है। और जहां पर ये लवणता, ये सैलिनिटी कम होगी, खारापन कम होगा, वहीं पर प्रवालों का विकास, प्रवालों का डेवलपमेंट और जो उत्पत्ति होती है वो सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो फ्रेश वाटर और सैलिनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, मतलब ताजे जल में सैलिनिटी कम होती है, लवणता कम होती है, और जिस समुद्र में फ्रेश वाटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पर लवणता कम होगी, खारापन कम होगा, और ये इनकी उत्पत्ति के लिए, प्रवालों की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। अगला है 5वां नंबर, शांत जल। शांत जल ये भी एक भौगोलिक परिस्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है इनके विकास के लिए, प्रवालों के विकास के लिए। शांत जल में दोस्तों प्रवाल क्या होते हैं, ज्यादा पनपते हैं, अधिक मात्रा में पनप पाते हैं शांत जल में। ठीक है, जो जल, जिस समुद्र का जल स्थिर होता है वहां पर क्या होता है, जो कोरल होते हैं, जो प्रवाल होते हैं, उनका विकास ज्यादा होता है, उनकी उत्पत्ति भी वहीं पर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं दोस्तों, इनमें एक झुंड बनाकर रहने की, एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और ग्रुप तभी बन सकेगा जब पानी जो होगा स्थिर होगा। पानी स्थिर होगा, शांत होगा तो वो अपना समूह आसानी से बना पाएंगे, झुंड बना पाएंगे, और झुंड बनाने के क्रम में अपना विकास वो सर्वाधिक कर पाएंगे। ये संभव है शांत जल में। इसीलिए इसी कारण दोस्तों क्या होता है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन की तुलना में, कंपैरिजन में क्या होता है, प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की तुलना में ज्यादा अधिक मात्रा में प्रवालों का विकास होता है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा प्रवालों का विकास होता है अटलांटिक ओशियन की तुलना में, क्योंकि अटलांटिक ओशियन का जो वाटर है, जो जल है, वो स्थिर कम है, जबकि प्रशांत महासागर का पानी, वो जल स्थिर है, शांत है, इसलिए उनका झुंड बनाना वहां पर आसान हो जाता है और उनका विकास संभव हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों प्रवालों से संबंधित 4 से 5 मैंने वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। हालांकि जो भी मैंने पढ़ाया है कहानी नहीं थी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। आप मेंस में लिख सकते हैं कि प्रवालों के विकास के संबंध में कुछ का विकास कैसे होता है उल्लेख कीजिए, प्रवालों का विकास किन भौगोलिक परिस्थितियों में होता है उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन करिए। पूछ सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र कौन से होते हैं, प्रवाल होते हैं, गर्म समुद्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। ठीक है, या कहें कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लवणता कितनी होनी चाहिए, सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, और डेप्थ ऑफ सी कितनी होनी चाहिए, ये सब पूछता है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे लिखा है प्रवाल अर्थात मूंगा। अच्छा, प्रवालों को मूंगा भी कहते हैं। जो प्रवाल चट्टान होती है, प्रवाल चट्टान, ठीक है, अर्थात कोरल रॉक्स,
ठीक है, तो वो मूंगा चट्टान भी कहलाती है। प्रवालों का काम जो प्रवालों को मूंगा भी कहा गया है। मूंगा चट्टानों से, प्रवाल चट्टानों से या कहें मूंगा चट्टानों से, कोरल रॉक से निर्मित कुछ द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप और मालदीव। तो लक्षद्वीप, मालदीव, क्लियर है चीज। नेक्स्ट, ठीक है, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज जिसे आदम का पुल एवं राम सेतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम सेतु। क्या कहा जाता है? राम सेतु कहा जाता है। तो इनका निर्माण प्रवालों से हुआ है ऐसा माना जाता है। एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट, प्रवालों का निवास कहाँ होता है? ये सब अब यहां से निकलकर सामने आ रहा है। ये सब कुछ जो आप पढ़ लिए ये निकलकर यहां पर रखा है। जो इनका अबोर्ड होता है, जो रेसिडेंस होता है प्रवालों का, कोरल का, वो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की सेल में, खोल में होता है। और ये खोल कौन बनाता है? वो स्वयं बनाते हैं। भोजन भी उनका चूना होता है, लाइम होता है, और खोल भी बनाते जाते हैं। मरे, दूसरे आए, उनके ऊपर खोल बनाए, वो मरे, तीसरे आए, तीसरा झुंड आया, वो उनके ऊपर खोल बनाया। ऐसे ऐसे करते करते क्या बन जाती है? एक बहुत बड़ी भित्ति, रीफ बन जाती है, जिसे एक प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों, तली से देखने पर, बॉटम से देखने पर क्या होता है? प्रवालों को बॉटम से देखने पर, तली से देखने पर उनका जो रंग होता है, कलर होता है, कैसा होता है पता आपको? वो चटक लाल होता है। ठीक है, चटक लाल गुलाबी रंग ये पाए जाते, ये इस प्रकार का रंग देखने को मिलता है जब आप बॉटम से देखते हैं, तली से देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कोरल रीफ भी कहते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, ये कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहां पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है दोस्तों। ये भित्ति सबसे बड़ी भित्ति है कोरल की, प्रवालों की, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये भी पूछा जाने लगा है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट में, ईस्टर्न कोस्ट में या वेस्टर्न कोस्ट में? तो हमेशा याद रखना है ये ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोरल रीफ प्रोवाइड। दोस्तों, जो कोरल रीफ होती है, जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, वो मछलियों को सुरक्षा एवं निवास प्रदान करती हैं। आवास, निवास या आवास। ठीक है, मछलियों को कोरल रीफ क्या करती है? अबोर्ड एंड सिक्योरिटी प्रदान करती है, प्रोवाइड करवाती है। कैसे? अब जब जानते हैं खोल बन गई है तो मछलियां को क्या करेंगी? उस सेल में, उस खोल में जाकर छिप सकती हैं, गोताखोरों से बच सकती हैं, बड़ी बड़ी मछलियों के भोजन से बच सकती हैं। ठीक है, फिर दूसरी खोल बनी है, उसमें तीसरी खोल, चौथी खोल। इन सेलों में क्या करती हैं मछलियां? अपना जो है सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए उसमें निवास करती है, उसमें ठहरती है, उसमें रुकती हैं। तो प्रवाल जीव ये काम करती है, प्रवाल भित्तियां ये काम भी करती हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अट्रैक्टिव फॉर फ्रॉगमैन। सेंटर ऑफ अट्रैक्टिव फॉर फ्रॉगमैन अर्थात गोताखोरों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहती हैं कौन? प्रवाल भित्तियां। गोताखोर जो भी होते हैं वो प्रवाल भित्तियों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मूंगा चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? मैंने बताया ना, प्रवाल चट्टान बोलिए, कोरल रॉक्स बोलिए, मूंगा चट्टान बोलिए, वही है इनका निर्माण। तो कभी मूंगा को अलग मत समझिए, प्रवाल को कभी अलग मत समझिए। ठीक है, तो मूंगा चट्टानों का निर्माण दोस्तों समुद्री जीव से हुआ है, या कहें सागरीय जीव से हुआ है, या कहें वो मरीन ऑर्गेनिज्म से हुआ है, या कहें प्रवाल जीव से हुआ है। ठीक है, कोरल ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट अंतिम फैक्ट है दोस्तों, यह पूछा जाता है कि समुद्री जीव, या कहें सागरीय जीव, या कहें प्रवाल जीव, या कहें कोरल, इनकी लंबाई कितनी होती है? ये जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, कुछ भी मैंने कचरा नहीं लिखा है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है उतना ही मैंने बताया है।
आई होप इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने ये आधारशिला रखी है लक्षद्वीप को पढ़ाने के लिए, चूंकि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है कोरल से, प्रवालों से, इसलिए प्रवालों का पढ़ना आवश्यक था। आवश्यक इसलिए भी है कि यहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर मैंने बताया ये पूछा जा चुका है। ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का, किस देश का निर्माण कोरल से हुआ है, प्रवालों से हुआ है। ऑप्शन में ये चारों में से कोई एक दे देगा उठाकर, लक्षद्वीप का हुआ है, मालदीव का हुआ है, मिनिकॉय द्वीप का हुआ है, ठीक है। मालदीव की स्थिति भी द्वीपीय स्थिति है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यहां से मेंस भी लिख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है 3 नंबर में पूछ ले। प्रवाल जीव क्या होते हैं, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ होती है, एक प्रवाल भित्ति होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ ओशियन कितना होना चाहिए, ये सब पूछा जाता है। तो आई होप ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को आपको लाइक करनी है और साथ ही भी दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर लक्षद्वीप के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।